हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ चुके थे सेल वॉल के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो आपका कंप्लीट पहले क्लास में हो चुका है। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। आज हमको पढ़ना है गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस जनरली इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं। जनरली जो राइबोसोम, स्टिक राइबोसोम होते हैं, वो एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होते हैं और इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं। सेकंड, जो इनके जो मेन वर्क होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, है ना, वो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है इनका फैट कंट्रोल। बॉडी में या सेल्स में जो ये फैट कंट्रोलर ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिल्स होते हैं, सेल के ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर देखें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, तो जो कैमिलो गोल्जी थे, जो साइंटिस्ट थे, 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व, है ना, डेंसली स्टैंड ऑफ द रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनके पास आसपास उन्होंने एक इस तरीके का रेटिकुलस स्ट्रक्चर देखा था। तो वो काफ़ी स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर था और उन्होंने इसका नाम गोल्जी बॉडी के नाम पे रख दिया। उन्होंने अपने ही नाम पर गोल्जी बॉडी रख दिया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक एंड क्रिस्टीमा। तो यहाँ पे जो आपको ये डिस्क, ये जो शेप दिख रहा है, ये डिस्क लाइक शेप है, और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है क्रिस्टीमा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे देखते हैं तो वेरिड नंबर ऑफ द क्रिस्टीनिया आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कंप्लीट जो फॉर्म है, ये जो एपरेटस है, उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और क्रिस्टीनिया जो उसमें लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिस्टीनिया जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटली अरेंज होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, और जो इनका जो फॉर्मिंग होता है वो राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी से ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड, इनका एक और चीज़ देखें तो इनका जो शेप्ड होता है, क्रिस्टीमिया का शेप्ड होता है 0.5 म्यू टू 1.0 म्यू डायमीटर तक इनके दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनके जो वो होते हैं कि पैरेलल, ये पैरेलल शेप्ड इस तरीके से इनके जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो ऐसे होंगे। और इसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्पेरिकल आपको मालूम है, इस तरीके से राउंड स्पेरिकल, ठीक है। अब इसमें कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव मतलब जिसमें क्या होता है कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को करूँ तो ये एक गुफा जैसा दिखाई दे रहा है, केव जैसा, और ये हो गया, ये उभरा हुआ भाग हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। तो इसमें टू स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, कॉनकेव ट्रांस एंड कॉन्वेक्स ट्रांस, ठीक है। तो ये जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है, ये कॉनकेव, ये सिस एंड ट्रांस फेस पे अरेंजमेंट रहते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक फिर ऐसा अरेंजमेंट होता है, फिर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, फिर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो जनरली गोल्जी एपरेटस में इस तरीके के अरेंजमेंट आपको दिखाई देते हैं। आगे आते हैं कि गोल्जी जो इसमें जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का होता है। साथ ही साथ ये जो डिलीवर करते हैं पूरे बॉडी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इशीरिया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फ्यूज़ होते हैं, जो सिस फेस पे होते हैं, ठीक है। तो इनका होता है कि ये क्या करते हैं, जो फैट है बॉडी में, है ना, उनको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोपेट्स में या ग्लाइकोप्रोटीन में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है गोल्जी बॉडी का वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का, मतलब कि ओलिगो सैकेराइड्स फॉर्म करते हैं एक तरह से, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का ओलिगो सैकेराइड फॉर्म होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वही फॉर्म करते हैं, ताकि आपके बॉडी में जो लिब्रिकेंट है, जो आपकी स्मूथनेस है बोन्स के बीच में या बोन के बीच में जो लिब्रिकेंट है वो फॉर्म हो सके। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोपेट्स ये फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मिक्स्ड होते हैं उनके सिंथेसिस करने में भी वो हेल्प करते हैं, और प्रोटीन में मैन्युफैक्चरिंग में भी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। लाइबोसोम की बात करें तो लाइजोसोम्स आपको मालूम है कि इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइजोसोम एक तरह का सुसाइडल बैग है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, वो उसमें जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी बोल सकते हैं नाइट्रोजिनस हैं या फिर टॉक्सिक एसिडिक हैं, वो सभी को स्टोर करके रखते हैं, वो एक पैकेजिंग करके रखते हैं। तो सेकेंड इसमें देखेंगे कि अगर द मेम्ब्रेन ऑफ द बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में ये बंडल जो ये बाउंड वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। द आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकुलर have been found to be very rich in almost all type of
हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस लाइपेज, प्रोटेएस और कार्बोहाइड्रेटेस। ठीक है, तो जनरली ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का फंक्शन करते हैं, लाइपेज में, प्रोटीन में है, या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट में। सेकंड, इसमें अगर देखें तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है इनकी क्या होती है, पीएच एसिडिक, मतलब कि आपके सेल्स में जो पीएच वैल्यू है उसको बैलेंस करने की भी होती है। साथ ही साथ ये एंजाइम्स और जो एंजाइम फॉर्मेशन है या फिर एंजाइम के कैपेबल है ना, एक्टिविटी है, उनको भी कंट्रोल करता है लाइजोसोम्स। ठीक है, जनरली अगर लाइजोसोम्स वर्क करना कम कर दे या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल्स टॉक्सिक हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। वैक्यूल्स आपको मालूम है, वैक्यूल्स एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये जैसे अमीबा या यूनिसेल्युलर में होता है, वैक्यूल्स एक तरह का पेसियोडोपोडिया वर्क करने का हेल्प करता है, मतलब वो फूड कंज्यूम करने का हेल्प करता है। लेकिन अगर बॉडी में जो सेल्स मेम्ब्रेन में स्पेस पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में स्पेस पाए जाते हैं, वो एक तरह का वाटर शेप पोजीशन होता है जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, रिलीज़ करने में हेल्प किया जाता है। तो जनरली वैक्यूल्स पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने अमाउंट में, ज़्यादातर वैक्यूल्स आपको प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स क्या करता है कि जितने अमाउंट में प्लांट वाटर को कंसीव करता है उतने अमाउंट में वो वाटर को रिलीज़ भी करता है स्टोमेटा के थ्रू। तो अगर सेल्स में वैक्यूल्स हैं तो वो ऑस्मोसिस प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, सेल्स में जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करते हैं। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की ओर चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली आपको मालूम है पावर ऑफ हाउस है, उसका जो लेंथ होता है 1.4 म्यू तक होता है जनरली, और डायमीटर जो आप उसकी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है वो आपके 0.2 से 1 म्यू तक होती हैं या फिर 5 म्यू तक दिखाई देती हैं। ठीक है, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखें तो ये बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सिंपल बर्गर लाइक स्ट्रक्चर, ये आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो छोटे क्लास से। तो ये जो होता है ये आपका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टिया। ठीक है, और ये जो आपका ये यहाँ पे होता है, ये अंदर में ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये काफ़ी नेटवर्क होता है, ये होता है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इसमें मिडिल लैमेला भी होता है। ठीक है, अगर देखें तो इनर मेम्ब्रेन में दो ये फिंगर लाइक क्रिस्टिया जो आपके राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही बने होते हैं। ठीक है, इनमें एटीपी, इनमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं जो एटीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट एक तरह का वो जितने भी रेस्पिरेशन फंक्शन होते हैं उसके थ्रू बॉडी का डायलिसिस आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट का, जब तो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनता है और एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है इस क्रिस्टीमा में। तो इस क्रिस्टीमा में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका नाम होता है एटीपी, मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी का फॉर्म है एटीपी, इसी फॉर्म के कारण हम इसको पावर ऑफ हाउस कहते हैं या सेल का पावर ऑफ हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इसके आप डिटेल पढ़ोगे तो सेम वही चीज़ है। इसमें अगर देखें तो डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, 70S के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जनरली जो मतलब जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। सेल्स के जो सेल डिवीज़न होते हैं तो वो सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लाज्मिड और बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में।